Hello everyone, so welcome to the Skilters and today we are going to start the chapter Electricity of class 10th. So सारे CBSE and GSEB स्टूडेंट्स के लिए ये एक ऐसा वन शॉट रहने वाला है जिसके अंदर यू विल बी एबल टू क्लियर आउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. तो हम फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा जब एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करता है. राइट. अब स्टार्ट कहां से करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे हम बच्चों चार्ज से. सबसे पहले हमें यह समझना है कि चार्ज क्या है. चार्ज जो है देखने जाए तो इसको हमारे कूलम्ब भाई ने डिस्कवर किया था. उन्होंने ढूंढा अच्छे से कि भाई चार्ज जो है उसको हम डिनोट करेंगे क्यू से. मतलब कि आप टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी चार्ज देखते हो और कैपिटल क्यू देखते हो तो समझ जाना वो एक ही चीज है. सो चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया और उन्होंने ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है. एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है. मतलब कि उसी चीज को अगर आप इस तरीके से लिखने जाओगे तो 0 पॉइंट के बाद आपको 18 जीरो लिखने पड़ेंगे, उसके बाद 16 कूलम लिखना पड़ेगा. अब कूलम उन्होंने ऐसा यूनिट क्यों रखा? ऑब्वियसली उन्होंने डिस्कवर किया था तो सोचेंगे ना कि अपना खुद का क्रेडिट ले लेते हैं. तो इसीलिए जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो उसका ऐसा यूनिट हम क्या लेते हैं? कूलम. अब समस्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है. मतलब चार्ज मतलब ऐसा नहीं कि डेढ़ इलेक्ट्रॉन दे दो, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो. क्वांटाइज है. क्वांटाइज का मतलब है कि वो होल नंबर में ही ट्रांसफर होगा. अगर एक एटम दूसरे एटम को बोलेगा कि मुझे तुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा, 3 देगा, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 नहीं देगा. राइट. सो चार्ज इज क्वांटाइज. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू. ऐसा यूनिट उसका अगेन वही है, कूलम ही है. सो हम इसको ऐसे समझेंगे कि कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर ये देख सकते हो आप 5 इलेक्ट्रॉन्स है. हर इलेक्ट्रॉन पे बच्चों कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज है. अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन के हाथ में 5 पार्लेजी है तो 5 इलेक्ट्रॉन के हाथ में कितने पार्लेजी होंगे? 5 इंटू 5 करेंगे. वैसे ही यहाँ पर चार्ज ले लो आप कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज है. अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन की. तो हम क्या करेंगे? 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज करेंगे. अब उसी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, मतलब कि नेट चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके कंडक्टर में, इनटू क्या करेंगे हम? ई. व्हाट इज ई? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. राइट. सो नेट चार्ज क्या बना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. क्यू इज इक्वल टू एन. Q इज इक्वल टू एन. ये देख सकते हो आप फॉर्मूला 1. ठीक है. ये पहला फॉर्मूला है, कहीं पर नोट डाउन कर लो बच्चों कॉपी के अंदर. फॉर्मूला शीट अलग से बना ही लेना साथ साथ में. सो Q इज इक्वल टू क्या है? एन. ठीक है. आगे बढ़ते हम. ठीक है. आओ कुछ सवाल करें. सो पहला सवाल है हमारे इस चैप्टर का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज. आपका अभी एग्जाम का समय चल रहा है इसीलिए मैंने ये सोचा है कि हम एक एक चीज़ करें. उससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, पूरा एक साथ ही मैंने लिख कर रख दिया है सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड थोड़ा सा टाइम को हम बचा सके. ठीक है. सो सबसे पहले एज यू कैन सी नेट चार्ज क्यू कितना है? 1 कूलम. मतलब कि हमारे पास टोटल चार्ज पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि 1 कूलम चार्ज है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हमें पता है? अरे वही तो ढूंढना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, हमें ये भी पता है कि टोटल चार्ज कितना है. तो ये ढूंढना है. अभी हमने पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? Q इज इक्वल टू एन पढ़ा था. हम वही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर और फिर विश्वास करेंगे. Q इज इक्वल टू क्या है बच्चों? एन ही है. Q की जगह पे क्या लिख दिया? 1. N की जगह पे n, क्योंकि वही ढूंढना है हमें, है ना. हमें यही तो ढूंढना है. n का n आ जाएगा. E क्या हो जाएगा बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. अब n ढूंढने के लिए आपको 1.6 भाई को कहाँ भेजना पड़ेगा? नीचे भेजना पड़ेगा. राइट. सो 1 अपॉन मैंने क्या कर दिया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. अब
जब आप कोई भी डिनोमिनेटर में जो पावर होता है उसको ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने वही चीज किया यहाँ पर, 1/1.6 हो गया, इंटू क्या हो गया 10 टू द पावर 19 इज इक्वल टू n हो गया। अब आप ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 10/16, और 10/16 टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 19, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5/8, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। अब 19 है हमारे पास, कितने हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे 19 है, उसमें से एक 10 यूज कर लिया हमने, क्या आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ गया, इज इक्वल टू क्या है n। सो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ कितने 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ टोटल देखने जाए तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड 1 एम्पियर करंट बनेगा। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि क्या है करंट। करंट का मतलब होता है कि चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। करंट को हम डिनोट करते हैं आई। I इज इक्वल टू बच्चों चार्ज फ्लोन क्या है Q डिवाइडेड बाय क्या हो गया T, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला 2। अब Q का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, Q इज इक्वल टू क्या होता है N ही होता है। तो Q की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ N ही लिख सकता हूँ। सो मैंने नीचे क्या लिख दिया I इज इक्वल टू N ई अपॉन T। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है Q इज इक्वल टू N ई। दूसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है I इज इक्वल टू N ई अपॉन T, राइट। अब एक एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। घर पे जो पंखा चलता है उसका, फिर बल्ब जो जलता है उसका 5 एम्पियर का होता है रेटिंग। अब 5 एम्पियर का मतलब क्या हो गया 5 कूलम कितने कितने सेकेंड्स में ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड। अगर फ्रिज है तो उसको 15 एम्पियर चाहिए, तो वहां पर कितना ट्रैवल करवाना पड़ेगा 15 कूलम कितने सेकेंड में 1 सेकेंड में। सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर 3 कूलम 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना एम्पियर 3 एम्पियर। अगर 7 कूलम 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है तो कितना एम्पियर 7 एम्पियर। अगर 15 कूलम 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है तो कितना एम्पियर 15 एम्पियर। अगर 200 कूलम 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है तो कितने एम्पियर। आपने जो बोला वो सही है 200 एम्पियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल है करंट के ऊपर। अब करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, याद रखना न्यूमेरिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स के अंदर उसका ऐसा यूनिट ही उसका सरनेम है। आप समझ लो कि अगर आपको ये पता चल गया कि ये एम्पियर है, अगर आपको ऐसा यूनिट पता चल गया एम्पियर है, उसी को देखकर समझना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं करंट की। और हाँ एक और चीज रह गई, एम्पियर क्यों रखा, क्योंकि एम्पियर भाई ने डिस्कवर किया था, ठीक है। सो 0.5 एम्पियर मतलब हमें ये पता चल गया कि I इज इक्वल टू कितना है बच्चों 0.5 एम्पियर है। टाइम का देख लेते हैं एक बार, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है। कितना मिनट दे रखा है 10 मिनट। अब 10 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 इंटू 60 करेंगे कितना हो जाएगा 600 सेकंड्स हो जाएगा। अब क्यों, वही तो ढूंढना है। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes, 10 मिनट तक वो करंट जा रहा था वहां पर। Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So I is equal to what? I is equal to Q upon T, where I is 0.5, Q is missing and time is 600. Why? Because 10 minutes है 10 into 60, 600. So अब हम क्या करेंगे 600 को ऊपर भेजेंगे, 0.5 into 600 हो जाएगा, और यहां पर आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 300 कूलम। आई होप अगर आप ये करके बता देता हूँ जस्ट इन केस किसी को थोड़ा सा भी डाउट रह जाए, तो ये 300 कूलम। डन गाइस, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है चैप्टर के अंदर, बट हमें उसकी डेफिनेशन प्रॉपरली याद रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है वर्क डन ऑन द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकता हूँ, वर्क डन ऑन द पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग टू अ सर्टेन पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को धक्का मारते हुए एक सर्टेन पॉइंट तक लेकर जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल। बट अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे कि आप सेल जो होता है वो क्या करता है, एक सर्किट जो है, मान लो कि कोई भी रिमोट है या कुछ भी है,
तो सेल क्या करता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल तक लेकर आता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, बट हाँ उसका फिक्स होता है कि कहाँ से वो स्टार्ट करेगा, कहाँ वो एंड करेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अ सर्टेन पॉइंट। मतलब ए पॉइंट से उस चार्ज को धक्का मारना स्टार्ट किया हमने और बी पॉइंट तक ले गए। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे बना? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों, V से करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ऑन चार्ज। अब वर्क डन को डिनोट किससे करेंगे, ये V है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये W हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। जहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है बच्चों, वोल्टेज है। क्या है वो, वोल्टेज। मतलब कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि वन वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट गाइस, वर्क डन कितना होगा, 1 जूल। क्योंकि वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है। और चार्ज कितना है, 1 कूलम। मतलब कि 1 जूल एनर्जी अगर आपने 1 कूलम पे दी तो कितना वोल्टेज जनरेट होगा, 1 वोल्टेज। अब मान लो 440 वोल्ट, 440 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 440 जूल एनर्जी लगी है कितने कूलम पे, 1 कूलम पे। अगर 500 वोल्टेज बोल दूं तो 500 वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, 500 जूल्स ऑफ एनर्जी ऑन जस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, सो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल हो जाए। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 voltage? So Q is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कूलम। V क्या हो जाएगा, 12 वोल्टेज। कहाँ से लाए सर ये सब, ये कूलम में कूलम को देखकर याद आना जाना चाहिए कि ये क्या है, चार्ज की बात कर रहे हैं। कूलम को देखकर याद आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज। हियर V का मतलब क्या होता है, वोल्टेज होता है। वोल्टेज को देखकर याद आना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। और ढूंढना क्या है अभी, W। और W हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। so हम क्या करेंगे, एज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, W अपॉन Q। क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, जो हमने अभी लास्ट फॉर्मूला सीखा। V की जगह पर 12 आ जाएगा, W हमारा मिसिंग है और Q की जगह पर 2 आ जाएगा। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 जूल्स। ओके, सो ये हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, विच इज अ फॉर्मूला 4। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा बच्चों, पहला फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू NE। सेकेंड कौन सा पढ़ा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने, I इज इक्वल टू NE अपॉन T, इसी का बच्चा है ये। और चौथा क्या पढ़ा हमने, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, Q का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम। सही। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन कूलम होगा क्योंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं। I एम्पियर होगा क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं। Q चार्ज, कूलम। टाइम सेकेंड्स, I एम्पियर। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो यूनिट। E चार्ज, टाइम सेकेंड्स। V क्या होगा, 1 वोल्टेज। 1 वोल्टेज का मतलब कितना हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। हाँ, एक और चीज यहां से आ सकती है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हाट, 1 ampere is defined as 1 coulomb of charge flown in 1 second. 1 ampere is defined as 1 coulomb of charge flown in 1 second. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाए तो थोड़ा सा स्लोमो करके आप लास्ट में, मतलब थोड़ा सा पीछे जाके आप वापस सुन सकते हो, राइट। सो हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, बिकॉज हमें थोड़ा कम टाइम में वी नीड टू कवर द एंटायर चैप्टर। इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में कवर करूंगा, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन डू द PYQs ऑफ CBSE, जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स में इसी चैप्टर से आया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी सर्किट डायग्राम पे आ जाते हैं। कनेक्टिंग वायर, मतलब वायर को रिप्रेजेंट करना, अरे लाइन बनाओ बस, खत्म, काम खत्म उसका। वायर जॉइंट, वायर जॉइंट में मतलब क्या करना है, अरे जॉइंट करो वायर को, ये लगा दिया, ये वायर जॉइंट हो गया बच्चों। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली करना क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन, ये T बना है, बीच में बिंदी कर दी, खत्म।
ये वायर ज्वाइंट हो गया। सेल कैसे बनाना है, सेल बनाने का तरीका देख लो भाई, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन। कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आप सभी लोग देख पाओ ठीक से। बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, इधर एक आड़ी लाइन, इधर एक आड़ी लाइन। अब बड़ा इंसान कौन बनता है, जब पॉजिटिव विचार करता है, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस, और छोटा कौन रह जाता है, जो नेगेटिव विचार करता है, तो वो हो गया नेगेटिव, बराबर है। अब ये देखो यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है, ध्यान से देखना है, ये छोड़ दो, यहाँ पे जगह छोड़ो, यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस, यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो, और ये होता है आपका बैटरी, ठीक है। इसको छोटे से देखना इस तरीके से, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, कनेक्ट कर लिया। एक होगा तो सेल कहेंगे, मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड होंगे तो बैटरी कहेंगे। एमीटर क्या होता है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि एमीटर का मेन काम क्या है, मेजर्स करंट। वोल्टेज का मेन काम क्या है, मेजर्स वोल्टेज। गैल्वेनोमीटर का मेन काम क्या है, शोज डायरेक्शन ऑफ आई, मतलब कि करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर बताएगा। फिर से बता रहा हूँ, एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज को मेजर करना। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है उसका ध्यान रखना, मतलब उसकी तरफ इशारा करना, बराबर है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब टूटा हुआ दिल है, देख सकते हो आप, ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जहां पर वायर के अंदर, मान लो कि वायर के अंदर आपने बल्ब लगा दिए, फैन लगा दिया, कैमरा लगा दिया, पैनल लगा दी, कुछ भी इसमें लगा दिया। अब करंट बेचारा ट्रैवल कर रहा है, करंट ट्रैवल करते करते उसको एक डायरेक्शन आया, बीच में बल्ब आ गया, अब उसको बल्ब से भी गुजरना है, फिर फैन से भी गुजरना है, जिसकी वजह से उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बल्ब के लिए रुकना पड़ेगा, थोड़ा ब्राइटनेस देगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस फैन को देगा एनर्जी, फिर आगे जाएगा, फिर पैनल आ गई, कैमरा आ गया। तो जो टाइम लगा रहा है वो रेजिस्टेंस है, मतलब इधर बल्ब आप मान लो, फैन मान लो, टीवी मान लो, जो मानना है मान लो, रेजिस्टेंस के अंदर करंट थोड़ा सा स्लो होगा। ओपन स्विच किसको बोलेंगे, जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कूदते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की डिक्शनरी में कूदना है ही नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर सर्कुलर लूप चाहिए, लूप चाहिए, मतलब सर्कुलर रेक्टेंगल जैसा भी हो चलेगा, बट लूप चाहिए उनको, वो क्लोज फिगर में काम करते हैं, राइट। तो यहां पर मान लो कि आपने बीच में जगह छोड़ दी, अब इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहां पर आया, इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा तो खरी, पर IITN थोड़ी है कि कूद जाएगा वहां से। अरे इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि वो थोड़ा सा ऐसा, मतलब आप मान सकते हो कि स्ट्रांग है, उसको पता है कि इधर गिरूंगा तो जिंदा नहीं रहूंगा, वो वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ता है बच्चों। आगे बढ़ने के लिए उसको क्लोज करना पड़ेगा, उस ब्रिज को नीचे उतारना पड़ेगा, तभी करंट ट्रैवल करेगा। सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा कब ट्रैवल करते हैं, जब क्लोज्ड फिगर हो, राइट। अगर आप मान लो कि वायर बीच में से काट दोगे तो वो क्लोज फिगर है, नहीं है तो वहां पे करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कूदता नहीं है ना, राइट। और अच्छा है नहीं कूदता है, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ करंट होता अभी। सो यहाँ पर ये क्लोज स्विच मैंने दिखा दिया। इसमें दो तरीके से आप याद रख सकते हो, एक ये पहला तरीका जो मैंने अभी समझाया ब्रिज वाला। दूसरा तरीका ये है कि पता है एक रेगुलेटर या कुछ भी, मतलब कोई छोटा सा चार्जर आप प्लग इन करते हो तो सब ग्रीन लाइट दिखता है वहां पे, आप समझो कि लाइट हो रहा है तो चालू है, लाइट नहीं हो रहा है तो बंद है। अब ओपन स्विच मतलब कि वो स्विच ओपन है, क्लोज नहीं है, और क्लोज नहीं है तो करंट नहीं है, क्लोज है तो करंट है, सीसी क्लोज है तो करंट है, डन। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर सर्किट डायग्राम का, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो हमने एक की लगा दी, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, करना क्या है, सिर्फ आपको इस तरीके से, मैं ओवरराइट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपने बिंदी लगा दी और की लगा दिया, एक सीधी लाइन की आपने, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन करके ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब होता है एक्चुअल में ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, वो यहाँ से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सब यहाँ जा रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में क्या समझाया है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है, करंट जाता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ आके रुकेगा, ठीक है। तो ये मान लो कि बड़ी लाइन है तो करंट क्या जा रहा है, देखो मैंने डायरेक्शन दिखाया, यहाँ पे करंट यहाँ जा रहा है। एमीटर आया, एमीटर क्या करेगा, देख लेता हूँ, गिन लेता हूँ, 5 एम्पियर जा रहा है यहाँ से भाई, मतलब यहाँ से 5 एम्पियर करंट वो गिन लेगा एमीटर। एमीटर का काम है खाली करंट गिनना,
और करंट गिनना मतलब कि करंट ज्यादा कम नहीं होता है, करंट गिनने का मतलब होता है एम्पियर गिन रहा है, मतलब 5 एम्पियर 6 एम्पियर मतलब स्पीड है वो, कि 6 कूलम चलेगा 1 सेकंड में, 7 कूलम चलेगा 1 सेकंड में, 8 कूलम चलेगा 1 सेकंड में। अगर 8 कूलम 1 सेकंड में जाएगा तो 8 एम्पियर दिखाएगा, अगर 5 कूलम 1 सेकंड में जाएगा तो 5 एम्पियर दिखाएगा, अगर 500 कूलम 1 सेकंड में गए तो 500 एम्पियर बताएगा। ठीक है, तो डिपेंड्स क्या कितने कूलम जा रहे हैं 1 सेकंड के, वो ये दिखा देगा। उसके बाद ये रहा हमारा बल्ब। बल्ब जो है, अब बल्ब एक वोल्टेज खाएगा, उसको ब्राइटनेस चाहिए ना, तो अब टोटल मान लो कि 5 वोल्टेज है इसके पास, मतलब 5 जूल एनर्जी दे रहा है वो, कितने सेकंड्स में, 1 सेकंड्स के अंदर, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है W/Q। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, इसका काम होता है धक्का मारना, पुश करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो क्या करता है, धक्का मारता है, 5 जूल एनर्जी 100। अब थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे यूज होता है ताकि क्या कर सके वो, अब ये थोड़ा सा यहाँ यूज होगा, थोड़ा सा यहाँ यूज होगा, क्योंकि 5 वोल्टेज है तो 5 में मान लो कि यहाँ पे 2 वोल्टेज यूज हो गया तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, बट दोनों का सम जो होगा बच्चों वो 5 होगा। तो ये दिमाग में रखना कि V1 और V2 सबका मिला के टोटल वोल्टेज बनता है। ठीक है, अब आगे गए, यहां पर मैंने लगाया बच्चों पैरेलल रेजिस्टेंस। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या सीरीज होता है और क्या पैरेलल होता है। तो ये सीरीज रजिस्टर बोलेंगे, इसको मैं बल्ब भी बना सकता था, इसको मैं ऐसे करके माउंटेन छोटे छोटे भी बना सकता था। ठीक है, यहाँ पर हमने पैरेलल बना दिया, एक R1 R2 R3 R4, और बेटा यहाँ पे मैं देख सकते हो आप लोग कि मैंने यहाँ पे एक V2 लगाया। याद रखना कि अगर मेरे पास 2 बल्ब ऐसे लगे हुए हैं तो इन सब का वोल्ट मीटर में अलग अलग बनाऊंगा, V1 बनेगा, V2 बनेगा, यहाँ पर V3 बनेगा। बट अगर पैरेलल होगा तो मैं एक ही वोल्टेज बनाऊंगा, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पर एंडिंग पॉइंट सेम है। एक जगह थी जहां पे 4 रास्ते अलग हुए, फिर एक जगह आई वापस मिल गए, उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो वहां पर एक वोल्टेज लगेगा। इधर स्टार्टिंग एंडिंग अलग है सबके अंदर, इसलिए यहाँ पर अलग अलग होंगे। ठीक है, सो ये हमने R1 R2 R3 R4 लगा दिया, V2 लगाया। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जिसका काम क्या होता है बच्चों, टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, आगे गए हम, की आया, वोल्टेज आया, एंड दिस इज हाउ वी मेक सर्किट डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सो ऑलमोस्ट हमने 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब बचा है और थोड़ा सा 50%, फटाफट खत्म करते हैं ओम्स लॉ के नाम पे। अब यहाँ पर जो खूबसूरत इंसान यहाँ पर है, अब देखो बच्चों, इन 1827 अ जर्मन फिजिसिस्ट नाम था जिनका जॉर्ज साइमन ओम, मस्त नाम है, जॉर्ज साइमन ओम। अब ओम जो है, इसको बच्चों गलती से भी 6 बार मत बोलना, ओम 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 ओम, वरना एलियन आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कोई मिल गया कॉन्सेप्ट। 1787 टू 1854, ठीक है, यहाँ पर फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। भाड़ में गया लैंग्वेज। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से होता क्या है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ओम्स लॉ ने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, बट हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया, अगर आपने क्या बढ़ाया बच्चों, वोल्टेज बढ़ाया, तो वोल्टेज बढ़ाने की वजह से आपके सर्किट के अंदर क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये क्लियर किया ओम्स लॉ ने। अब यहाँ पर ओमिक सर्किट भी होते हैं और नॉन ओमिक सर्किट भी होते हैं, बट ICSE में होते तो नॉन ओमिक पढ़ा देता, अभी ओमिक ही पढ़ना है अपने को। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V जो है, अगर हमें ऐसा करना है कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज, मानते हैं हम कि 15 वोल्टेज का हमने बैटरी डाल दिया, मस्त करंट जा रहा है, बट और एक चीज है कि भाई आपका जो सर्किट है उसमें कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए। इट कैन बी अ कैमरा, इट कैन बी अ लेंस, इट कैन बी अ टीवी, इट कैन बी समथिंग, जो भी है, बट हम उसका टोटल ले लेंगे विच इज कैपिटल R। सो V इज इक्वल टू IR, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है क्या कोई ऐसा और इंसान है जो अफेक्ट कर रहा है वोल्टेज को, तो यस, सो V इज इक्वल टू I इंटू R। जितने रेजिस्टेंस आप ज्यादा लगाते जाओगे, आई थिंक आपको अपने वोल्टेज पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत सारे बल्ब लगा दिए तो फिर वोल्टेज भी हैवी चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ।
जिसको हम बोलते हैं V इज इक्वल टू IR। और हाँ, ये स्टेटमेंट याद रखनी है, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provides its temperature remains the same। टेम्परेचर चेंज करने की वजह से सर्किट में करंट का भी इफेक्ट चेंज होता है, राइट। सो ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इन अदर वर्ड्स V is proportional to I and the next step is V is equal to IR। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेम चीज करके रखी है, proportional to I, V is equal to IR। पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज करंट, मतलब I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ बच्चों? फिफ्थ। पहला फॉर्मूला कौन सा था? Q इज इक्वल टू NE। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तीसरा कौन सा था? I इज इक्वल टू NE अपॉन T। चौथा कौन सा था? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और पांचवा जो हमने सीखा वो कौन सा है? V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, अब देखो V क्या है बच्चों? वोल्टेज है ना, V वोल्टेज है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल V से करते हैं। I क्या है बच्चों? एम्पियर है, एम्पियर किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से करते हैं। और R क्या है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे हुआ ऐसा कि ओम ने अपना नाम रख दिया भाई कि ओम। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? एक और बार दिखाता हूँ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक सवाल है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्टेज सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। वो पूछ रहे कि करंट कितना बहेगा अगर 220 वोल्टेज का सोर्स है और रेजिस्टेंस कितना है बल्ब फिलामेंट का? 1200 ओम। तो हमने लिख दिया कि भाई हम बात कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको भी लिखना चाहिए, मैं भी लिख रहा हूँ, फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब लिखना चाहिए क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहे हैं। V क्या है बच्चों? गिवन है 220 वोल्टेज। R क्या है? 1200 ओम। I क्या है? ढूंढना है। ओम्स लॉ ने क्या बता के मतलब गए हैं इस दुनिया से? V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR में V का वैल्यू क्या है? 220। I क्या है? ढूंढना है, तभी तो क्वेश्चन बना है। R क्या है? 1200 है। ठीक है, बहुत खिचड़ी हो गया भाई यहाँ पे। अभी यहाँ पे I ढूंढना है आपको, सो 220 का 220 रखेंगे, 1200 उठ के कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। 0 0 मस्त मर्डर करेंगे, मर्डर नहीं बोल सकते, काट डालेंगे उनको। ठीक है, ग्रीन कलर तो वैसे है। 22 अपॉन क्या है? 120। अब 2 11 जा 22 और 2 60 जा 120, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर है ए का। बी का, अब उन्होंने बात की किसकी? हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्टेज सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस खाली चेंज कर दी वैल्यू उन्होंने कि भाई पहले तो अप्लायंस चेंज कर दिया, वहाँ क्या था? बल्ब था, यहाँ हीटर कॉइल है। उनको लग रहा है कि आपको डरा देंगे इससे, पर है सेम क्वेश्चन। V इक्वल टू कितना है? 220। R कितना है? 100। I ढूंढना है। V इक्वल टू IR करेंगे, V की जगह पे 220 रखेंगे, I का I रखेंगे, R कितना है? 100 कर देंगे, I कितना हो जाएगा? 2.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एंटायर चैप्टर एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स में इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, बट आपको टॉप PYQs करने पड़ेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बिलोंग करते हैं लास्ट 5 इयर्स में, जो आया है CBSE से। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर तो आ ही रहा हूँ, बट इस वीडियो को ध्यान से देख लो ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट अपना ना छूटे, राइट। आगे बढ़ रहे हैं हम। रेजिस्टेंस इन सीरीज, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझाएंगे। देखो, की बनाओ, बैटरी बनाओ, 3 रजिस्टर बना दो, 1 एम्पियर लगा दो, बराबर। अब उसके ऊपर V1 लगा दिया, V2 लगा दिया, V3 लगा दिया, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है बच्चों? देखो यहाँ पे अलग क्या है? करंट देखो, करंट देखो, यहाँ ध्यान से देखो, करंट टूट रहा है क्या कहीं पे? करंट कहीं पर भी स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो स्प्लिट कौन हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है वोल्टेज। अब देखो, V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है, तो जो टूट रहा है वहीं से हमारी घटना स्टार्ट होगी। फिर से बता रहा हूं, जो टूट रहा है यहां पर वहीं से इस पूरे डेरिवेशन को हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। तो यहां पर हमारा क्या बन गया? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V का फॉर्मूला किसने बताया था? ओम लॉ ने बताया था। ओम्स लॉ ने क्या बताया था कि भाई I इंटू R होता है। अब सीरीज की बात करें इसलिए छोटा सा सब्सक्रिप्ट के अंदर आपको क्या लगा देना है? S लगा देना है। IRS इक्वल टू क्या है बच्चों? V1 का क्या होगा? V1 मतलब कि वोल्टेज 1 को ढूंढना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल I इंटू दिस R1।
क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो IR1 लेंगे, जब इसकी बात करेंगे तो IR2 लेंगे, और जब इसकी बात करेंगे तो IR3 लेंगे। हमने वही लिया है, IR1, IR2, IR3। आई कॉमन निकालो भाई, आई यहां पर भी कॉमन निकालो, RS अलग हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, आई सामने सामने लड़ते हुए मर जाएंगे, और आपका एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा विच इज फॉर्मूला 6, विच इज RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या है बच्चों RS? 7 बोलो एक बार, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे R4 नहीं आ सकता है, R5 नहीं आ सकता है, जितने रजिस्टर लगे होंगे, जितने भी रजिस्टर लगे होंगे सब के सब ऐड होंगे। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लगाया 2 ओम, फिर एक और लगा दिया 3 ओम, फिर देखो ये लगा दिया 5 ओम, ये लगा दिया बच्चों 6 ओम। अब बोल दिया आपको कि इसका RS ढूंढ के दिखाओ। क्या ढूंढ के दिखाओ? RS। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो पैरेलल दिख रहा है, ये भी पैरेलल दिख रहा है। पैरेलल तभी बनेंगे जब करंट स्प्लिट होगा। ध्यान से सुन लेना ये चीज, पैरेलल तभी कहलाएगा जब करंट स्प्लिट होगा। यहाँ देखो, आप ऐसा हो ना तो सांप सीढ़ी बचपन में खेला हो ना, तो वो देखो आप सांप देखो जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ पे आप देखो कहीं पर भी स्प्लिट हो रहा है, देखना ध्यान से, ये देखो कहीं पर भी करंट स्प्लिट हो रहा है, कहीं पर भी करंट स्प्लिट, जितना जिंदा आया था 10 एम्पियर उतना जिंदा जा रहा है 10 एम्पियर, कहीं पर भी उसके कटके नहीं हुए। अगर उसके कटके नहीं हुए तो वो सीरीज है, वो क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस है। क्या करना क्या है? सबको ऐड कर दो, यही तो ये फॉर्मूला सिखाता है। सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 कितना हुआ? 5, 5 + 5 कितना हुआ? 10, 10 + 6 कितना हुआ? 16, 16 ओम। डन? ठीक है, बस यही चीज को थोड़ा सा ऐसा अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि आपको डायरेक्ट लिखोगे ना आपको ऐसा तो सप्लीमेंट्री मार्क्स नहीं मिलते। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लिखना कैसे। तो मैंने वो लिखा हुआ है, फ्रॉम ओम्स लॉ ये लिखो, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स एडेड, ये लिखो। इफ ओनली वन रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन द अबव सच दैट ब्ला ब्ला ब्ला, V इज इक्वल टू IR, फिर वो डेरिवेशन करो एंड देन आगे बढ़ो। ठीक, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ पर कैसा है बच्चों, ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी और यहाँ से करंट जा रहा है, पॉजिटिव से यहाँ पर पहुंचा। यहाँ देखो बच्चों, ये वो घड़ी है जब सब अलग हो रहा है, काका मामा पापा सब अलग हो गए यहाँ से भाई, सबका परिवार अलग हो गया यहाँ से, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, इसको अलग मत करना, इधर करंट नहीं है, ये वोल्टेज लगाया हुआ है हमने, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो बेटा ये है आपका I1, नाम दे दिया, I2 इसको क्या बोलेंगे? I3। तो करंट जो आया था यहाँ से आया था, यहाँ से निकला था, मतलब पॉजिटिव से निकला था बच्चों, यहाँ से निकला था करंट, कितना निकला? मान लो कि 10 एम्पियर निकला भाई, यहाँ जाके वो स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट करेगा, यहाँ पे कुछ जाएगा, यहाँ पे कुछ जाएगा, यहाँ पे कुछ जाएगा, बट वापस यहाँ पर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो सभी करंट वापस क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे, और वापस यहाँ से हैप्पी एंडिंग हो जाएगा 10 एम्पियर। इस तरीके से पैरेलल सर्किट होता है जहां पर करंट स्प्लिट होता है। ठीक है, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, I1, I2, I3, R1, R2, R3 से जा रहा है, और यहाँ पे बच्चों हमने एक वोल्टेज लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो वोल्टेज मेजर करेगा। ये बैटरी हमारी, ये की है, और ये एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर का एमीटर है जो एम्पियर मेजर कर रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर स्प्लिट क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था, मैंने सीरीज में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो टूटता है वहीं से हमें घटना स्टार्ट करनी है। यहाँ कौन टूट रहा है? फोकस करो, कौन टूट रहा है? करंट आ रहा है दिमाग में, करंट टूट रहा है यहाँ पे, I1, I2, I3 टूट रहा है यहाँ पे, तो हम स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की जगह पर क्या लिखेंगे? अभी V इज इक्वल टू IR तो पता है ना तुझे, V इज इक्वल टू IR तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हमने, तो V इज इक्वल टू IR है तो I कितना हो जाएगा? V अपॉन R। R नीचे चला जाएगा ना, अभी V अपॉन R कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 कितना है? V अपॉन R1 प्लस I2 कितना है? V अपॉन R2, I3 कितना है? V अपॉन R3। भाई V कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V और ब्रैकेट में 1 अपॉन RP। P क्यों रखा है? P इज फॉर पैरेलल नॉट फॉर परिंसर। अच्छा, नाम अभी बताया मैंने पूरी वीडियो में। ठीक है, V अपॉन RP मतलब कि 1 अपॉन RP, मतलब V को बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है,
अब यहाँ पर भी v बाहर निकला, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। भाई v खात्मा हो गया उनका, क्या बचा 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं, रोनाल्डो तक पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलो अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो कि आपके पास इस तरीके से एक सर्किट है, हमारे घर पे ये होता है, हमारे घर पे पैरेलल होता है, और ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल में ऐसे सीधी लाइन ही जानी चाहिए। मतलब पूरा मान लो कि एक वायर आ रहा है अपने मीटर बॉक्स में, मीटर बॉक्स से सारे वायर अलग अलग हो गए, एक पंखे में गया, एक टीवी में गया, एक फ्रीज में गया। ठीक है, अब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर होते हैं, पर आईसीएससी में नहीं हूँ इसलिए नहीं पढ़ा पाऊंगा, वरना पढ़ा देता मैं आप लोगों को। बट तो वहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं और फिर वापस मीटर बॉक्स उसको लेकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे घर पे जो होता है वो पैरेलल होता है। फायदा क्या है पैरेलल का, अब मान लो कि यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, ये अप्लायंस बिगड़ गया, उससे इन दोनों को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पर नवरात्रि में जो ट्यूबलाइट लगी होती है, जो सीरीज कनेक्शन में होती है, अगर आप गलती से भी मान लो ये सीरीज कनेक्शन के अंदर किसी बच्चे ने इधर कैंची से काट दिया, तो ये सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट आगे ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। इसलिए सीरीज का नुकसान है, इसलिए हम घर पे कौन सा यूज करते हैं? सीरीज यूज नहीं करते, घर पे क्या यूज करते हैं? पैरेलल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, 1/rp का फॉर्मूला हमने ढूंढ लिया। अब मान लो ये दे रखा है 3 ओम, ये दे रखा है 4 ओम, ठीक है, और ये भी दे रखा है 4 ओम। अब इसका आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1, तो r1 क्या है 3, प्लस 1/r2, r2 क्या है 4, प्लस 1/r3, वापस क्या है बच्चों 4। एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। 3 4 4 बच्चों 12 उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 4 12 होता है। अब 3 के टेबल में 12 कब आता है बच्चों? 3 4 12 आता है। तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4। 4 के टेबल में 12 कब आता है? 4 3 तो 1 क्या हो जाएगा 3। 4 के टेबल में अगेन कब आता है? 12 3 1 इंटू क्या करेंगे 3। आंसर क्या आएगा 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 10/12। 2 5 10, 2 6 12, सो 5/6। ये आपका किसका आंसर है? 1/rp का है, वो याद रखना। किसका आंसर है? 1/rp का है। अब अगर आपका 1/rp का आंसर बेटा 5/6 है, तो बच्चों rp का आंसर कितना हो जाएगा? 6/5। अगर आप इसको उल्टा कर रहे हो तो इसको उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक वी हैव क्लियर्ड। पैरेलल खत्म हो गया यहाँ पर बच्चों। वही चीज़ वापस फॉर्मेट वाइज सप्लीमेंट्री में कैसे दिखाना है, स्क्रीनशॉट विनशॉट लेना हो तो ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब डिफरेंस है, सीरीज है, पैरेलल है, वोल्टेज यहाँ पर स्प्लिट हो रहा था, वोल्टेज यहाँ पर इक्वल है पैरेलल के अंदर, करंट यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ का फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का सिंबल है R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, फीचर्स क्या है? इफ वन कंपोनेंट बर्न्स करंट बिकम्स इनएक्टिव। अगर एक जगह से टूट गया भाई तो खत्म। इफ वन कंपोनेंट बर्न्स करंट स्टॉप्स ओनली थ्रू दैट ब्रांच रेस्ट पार्ट, मतलब एक हाथ टूटेगा बाकी सब चालू रहेगा। ठीक है, अब ये एक सवाल है एनसीईआरटी का ही है बच्चों, एंड विल बी एबल टू क्लियर दिस नाउ वेरी इजीली। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है वो आप यहाँ तो पढ़ ही लोगे, बट मैं यहाँ आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। बैटरी दे रखी है 12 वोल्टेज, बैटरी दे रखी है 12 वोल्टेज, क्लियर है इतना फंडा? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। करंट कैसे ट्रैवल करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से ये ऐसे गया। अब बीच में कौन आ गया? R1 और R2 आ गया। कौन आ गया? R1 और R2। R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है 40 ओम। अब बच्चों ये दोनों स्प्लिट हुए, स्प्लिट होके वापस क्या होंगे? इकट्ठा होंगे, आगे जाएंगे। क्या आ रहा है बच्चों? एम्पियर। वापस यहाँ पे पैरेलल है। क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि आप ये बताओ कि टोटल करंट फ्लो कितना कर रहा है, करंट नहीं बताया हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तो सीधा मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने इन दोनों का ढूंढ लिया कि इन दोनों का टोटल, अब पैरेलल है, पैरेलल में मैंने क्या समझाया आपको, कैसा फॉर्मूला यूज करना है? 1/rp इज इक्वल टू 1/10
प्लस 1/40, मैंने वो चीज़ यहाँ पर की है। आप देखो यहाँ पर 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। क्यों की है? क्योंकि इधर का टोटल ढूंढने के लिए। तो 1/RP इक्वल टू 10 और 40 का एलसीएम 40 आ गया। 10 4 जा 1 4 जा 4 + 1 5। उल्टा 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 40/5 कितना हो जाएगा? 8 ओम। तो पता चल गया कि भाई इधर 8 ओम है। ठीक है, दूसरा है 1/RP वापस किया हमने 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। 1/RP इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब 1/RP कितना एलसीएम निकल गया बच्चों? यहाँ पर 60 निकल गया। ये क्या हो जाएगा? ये 32 जा 1 2 जा 23 जा 1 3 जा 61 जा 1 1 जा। ठीक है, तो 2 + 3 + 1 हो गया बच्चों। यहाँ पर 1/RP कितना हो जाएगा? 6/60। मतलब कि आरपी का आंसर क्या आ जाएगा? उसका उल्टा कर दो आप, 60/6 मतलब कि 10 ओम। अब टोटल मिल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 + 10 कितना हो गया? 18 ओम। डन। अब आपको पता है कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। यू नो वी कितना है? 12। आई जो हमें ढूंढना है, आर अभी अभी फ्रेश ताजा निकाला हमने 18 ओम 18। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। 18 कहाँ चला जाएगा? नीचे 12/18। सो आई का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 2/3 मतलब कि 0.66 एम्पियर। सो इस तरीके से हमने पूरा ये सॉल्व किया। डाउट जैसा लगे एक और बार फिर से सुनो, प्रॉपरली समझाया। एक और बार थोड़ा पीछे जाके वापस एक बार सुन लो, थोड़ा स्लो मोशन सुन लेना है अगर डाउट हो तो। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है? अब रेजिस्टेंस क्या है कि अब बल्ब लगा है, मान लो फैन लगा है, उसके बाद पंखा लगा है, उसके बाद पैनल लगी है, ये है, और एक वायर भी बहुत सारे लगे हुए हैं, पर ये कौन सी क्वालिटी से बने हैं वो तो हमें पता है नहीं। सो रेजिस्टेंस में बच्चों क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस है, अब इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज है हमें पता नहीं है। तो हर एक मटेरियल का एक खुद का रेजिस्टिविटी होता है, एबिलिटी टू स्टॉप द करंट, एबिलिटी टू होल्ड डाउन द करंट, कि भाई रुको थोड़ा आराम से आओ। ठीक है, सिल्वर है तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसे होगी? सबसे लो। अब पेपर इज द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी? एकदम हाई, क्योंकि वो रोक रहा है। तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल कैसा है उसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट है। सो हमने यहाँ पर पहले ये देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कैसे? लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे? मान लो कि आपके घर पे पंखा है, आपने मीटर से वायर ले गए लंदन, फिर ले गए अमेरिका और फिर घर पे लेके आए, तो कितना टाइम गया? लेंथ बढ़ाया तो करंट तो आपके पंखे तक तो लेट ही पहुंचेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा? कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बट इफ वी टॉक अबाउट एरिया, मान लो कि एक छोटा सा रूम है, ठीक है, उसमें एक दरवाजा खुला है और अंदर 150 भूंड भरे हैं, और 150 भूंड को एक साथ एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया, बहुत ज़्यादा रश होगा, भूंड निकल नहीं पाएंगे फटाफट, बराबर। पर मैंने पूरी दीवार तोड़ दी तो कितना फटाफट भूंड निकल पाएंगे? 150 भूंड आराम से निकल पाएंगे, राइट? तो वैसे ही अगर आपका वायर छोटा है और अगर आपका वायर बड़ा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ तेजी से ट्रैवल कर पाएंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ तेजी से ट्रैवल कर पाएंगे, यहाँ नहीं कर पाएंगे, ये छोटा पड़ेगा उनको कंपैरेटिवली टू दिस वन। सो इफ एरिया इज लाइक बिगर, तो क्या होगा यहाँ पर? द रेजिस्टेंस, मतलब कि जो रेजिस्टेंस वहां पे लग रहा है वो कम हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एरिया डिक्रीजेस, मतलब वाइस वर्सा। यहाँ पर भी सेम है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ डिक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बट ये हमने R के बारे में तो लिख दिया, पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए और कौन सा एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अफेक्ट हो सकता है? तो वो है बच्चों रेजिस्टिविटी, मटीरियल ऑफ द वायर, कि आपने मटीरियल क्या यूज किया है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ρL/A, विच इज RH, विच इज डेंसिटी, मतलब डेंसिटी की तरह डिनोट करते हैं हर जगह पे, बट यहाँ पर इट इज रेजिस्टिविटी। आपने कई जगह पर इसको डेंसिटी से फेमस है, पर यहाँ पर इट्स
रेजिस्टिविटी। सो आर इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट कैसे हम ढूंढते हैं, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 8 है बच्चों, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब रो क्या है बच्चों, आर ए अपॉन एल। कैसे पता चला, क्योंकि ए ऊपर गया, एल नीचे आया, रो अकेला रह गया, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर इज व्हाट गाइस, रेजिस्टेंस विच इज ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, मीटर और एक मीटर स्क्वायर है तो एक स्क्वायर काट देंगे, तो बचेगा क्या बच्चों, ओम मीटर। सो आर का यूनिट होता है ओम, बट रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल और उसका ऐसा यूनिट होगा बेटा ओम मीटर। वही चीज़ को मैंने फॉर्मूले लिखा हुआ है कि भाई द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, द लॉन्गर द वायर द मोर रेजिस्टेंस देयर इज, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर, द बिगर द एरिया द स्मॉलर द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने दिखाया हुआ है, सेम चीज़ है। ये आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि भाई सिल्वर जो है उसका रेजिस्टिविटी कितना होता है, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, वाइल पेपर का कितना है बच्चों, 10 टू द पावर 12। कितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी है इसका, जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना करंट उसका कैसा ट्रैवल करेगा, स्लो ट्रैवल करेगा। और सिल्वर बेस कंडक्टर क्यों है, देख सकते हो आप, सबसे कम है उसका रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, ओम मीटर। इसका एक सवाल है, तो बच्चों बोला ऐसा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये डराने के लिए दिया है, सेल्सियस टेम्परेचर कुछ काम का नहीं है अपने लिए अभी। आर कितना है बच्चों, 26 ओम, मैंने वो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, 0.3 mm, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हमने, 0.3 डिवाइडेड बाय 10 तो सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 0.03 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100, तब जाके मुझे आंसर मीटर में मिलेगा। तो 0.03 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0003 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं पॉइंट को 4 डिजिट से जंप करवा रहा हूँ, सो आई कैन राइट डाउन 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो लेंथ जो है वो तो 1 मीटर दे रखी है यहाँ पर। What will be the resistivity of the metal at that temperature, और फिर हमें प्रेडिक्ट भी करना है मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, लेंथ 1 मीटर गिवन। सो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, रो एल अपॉन ए, तो रो का निकाल दिया आर ए अपॉन एल, रो इज आर ए अपॉन एल, रो इज आर ए अपॉन एल, रो इज आर ए अपॉन एल, याद रखना है बच्चों। अब रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 इंटू एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। पर अगर हमारे पास रेडियस नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो हमने पाई लिया, उसके बाद डी अपॉन 2 किया और फिर उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सो इसके नीचे लेंथ हम जानते हैं 1 है तो उसका कुछ होने ही नहीं वाला है, दैट इज फाइन। अब यहाँ ध्यान देना किस तरीके से कट किया गया है। 26 इंटू क्या हो जाएगा, पाई का कितना हो जाएगा 22/7, 3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 9, 10 टू द पावर -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब 2 2 जा 4 से काटा है, 2 11 जा 22 से काटा है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस जब 2 काटेंगे तो 13 से कट जाएगा ये। मैं यहाँ पर एक बार फिर से कर लेता हूँ ताकि डाउट ना रहे आपको, इधर ध्यान देना। 26 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -8/4 है। ठीक है, ये 7 है, 2 2 जा 4 से कटा, 2 11 से कटा, ये वापस 13 से कटा, ये बचा यहाँ पर 13 इंटू 11 इंटू 9, 13 इंटू 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, 10 टू द पावर -8 को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, अब 13 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 99 डिवाइडेड बाई 7, 13 इंटू 99 कितना होता है 1287 डिवाइडेड बाई 7, थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं हम इस चीज़ को करके, इंटू 10 टू द पावर -8, 1287 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो परफेक्ट 184 से कट रहा है यहाँ पर, इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप एक बार देख लेते हैं, परफेक्ट कट रहा है, 7 1 7, 5 7 56, 2 परफेक्ट नहीं कट रहा है, मतलब पॉइंट में है, मैंने इसको राउंड ऑफ करके रखा है। 184 इंटू 10 टू द पावर -8
और बच्चों हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से मुझे पॉइंट हमेशा फर्स्ट होल नंबर के बाद रखना होता है, तो मैं क्या करूँगा 1.84 लिखूंगा। 1.84 लिखने के बाद मैं 10⁻⁻6 कर दूंगा, क्योंकि मैंने क्या किया -8 है यहाँ पर, 2 मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। एंड ये जब हमने कंपेयर किया बच्चों, तो ये आप देख सकते हो 1.84 इंटू 10⁻⁻6 इज ऑफ मैंगनीज, तो वो हमने मटेरियल प्रेडिक्ट किया। डन। ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L divided by 2 and area of cross section 2 है। ध्यान से देखना बच्चों, कोई भी वायर होता है तो उसका लेंथ हमने क्या लिया हुआ है L, एरिया क्या लिया हुआ है A, रेजिस्टेंस पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, ये देखो आप 4 दे रखा है, तो मैंने 4 ओम लिख दिया। एक है लेंथ कंडक्टर की L है, एरिया क्या है बच्चों A है, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है। अब रो L अपॉन A क्या होता है 4 ओम, रो L अपॉन A इज इक्वल टू व्हाट गाइस 4 ओम, वो मैंने इक्वेशन 1 बना के रख दिया। अब वो ऐसा बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे, रो चेंज नहीं हो रहा है, राइट, हैविंग लेंथ L डिवाइडेड बाय 2, मतलब लेंथ चेंज हो गया, L अपॉन 2 हो गया। जब भी लेंथ डिवाइडेड बाय 2 होगी तो एरिया जो है वो डबल होने ही वाला है, तो एरिया क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, यहाँ पर ना बताए तो भी कर देना, ठीक है। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2A। यहाँ पर R इज इक्वल टू बच्चों फिर क्या हो जाएगा रो L अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 2A ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 2A, ठीक है। अब क्या बनेगा यहाँ पर R इज इक्वल टू रो L 1 जा L, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4A। अब मैंने क्या किया है, जानबूझकर, मुझे पता है कि रो L अपॉन A की वैल्यू क्या है बच्चों 4 ओम है, तो मैंने रो L अपॉन A को अलग कर दिया और ये जो 4 है ना उसको अलग कर दिया यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन 4 अलग हो गया। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 4, ब्रैकेट में क्या है रो L अपॉन A, रो L अपॉन A की वैल्यू तो मुझे पता है 4 होती है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 4, आंसर विल बी R इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वन मोर कॉन्सेप्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा है यहाँ पर कि हमें पहले से पता है V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, पर हमें ये भी तो पता है कि V का फॉर्मूला क्या होता है IR, V इज इक्वल टू IR होता है। W जो है वो W ही रखा है और Q की जगह पर हमने क्या कर दिया IT, वाई बिकॉज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, QT में ही बोलना है इसको, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू T, तो मैंने Q की जगह पर IT लिख दिया है। अब बच्चों W है यहाँ पर, W मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब हीट एनर्जी ले लो, एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, कुछ भी ले लो आप, तो यहाँ पर हमने हीट एनर्जी माना है इसको, और I स्क्वायर RT ना हो गया। अब इस डेरिवेशन को मतलब हमने इसको नाम दिया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट heat energy is the product of the square of the current into resistance into time, ठीक है। so this is formula number 9 which is H equal to I square RT, H is equal to I square RT, याद रखना। 100 जूल ऑफ हीट दे रखी है बच्चों, उसी का न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं। ईच सेकेंड, सातिर लोग बता नहीं रहे कितनी सेकेंड, तो टाइम बता दिया 1 सेकेंड, ईच का मतलब 1 है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ईच 1 सेकेंड। 4 ओम, ओम ओम भाई को जहां देखो समझ जाओ कि ये किसकी बात कर रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं। तो आर कितना है बच्चों हमारे पास, आर इज 4 ओम, आर इज 4 ओम, तो हीट पता चल गया, आर पता चल गया, टी पता चल गया, आई ढूंढा है, तो एच इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। एच कितना है आई स्क्वायर आर टी, सो एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे 100, आई स्क्वायर का आई स्क्वायर रहेगा, आर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 का 4 यहाँ पर आ जाएगा, टाइम कितना है बच्चों 1 सेकेंड, 1 का यही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 100, 4 को कहाँ भेज दिया नीचे, 100 अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 425 जा 100। अब आई इज इक्वल टू छतरी देंगे ना, वाई स्क्वायर निकालेंगे, सामने वाले को छतरी देना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है, स्क्वायर निकालो छतरी दो, तो स्क्वायर निकाला छतरी दिया, आई इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 5 एम्पियर। नाउ V इज इक्वल टू व्हाट आई आर, V इज इक्वल टू आई कितना है बच्चों हमारे पास 5, R कितना है बच्चों हमारे पास 4, आपको आंसर मिल जाएगा कितना वोल्टेज है 20 वोल्टेज है,
ठीक है, यहाँ तक वी हैव कवर्ड। एंड देन नेक्स्ट वी हैव पावर। पावर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? पावर को डिनोट कैसे करते हैं? पी से। ऐसा यूनिट क्या है इसका? वॉट। क्योंकि ढूंढा किसने? वॉट ने। अब पहुंच चुके हैं भाई हम लोग मैसी पे। सो पावर इज इक्वल टू क्या है बच्चों? वी आई। वी आई मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप कब बोलोगे किसी चीज में पावर ज्यादा है? जब उसमें करंट ज्यादा बह रहा होगा, जब उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तभी आप बोलोगे कि पावर ज्यादा है वहां पे। सो पावर इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, उसी बेस पे एक फॉर्मूला है। An electric iron consumes energy at a rate of 840 watts when heating is at the maximum rate and 360 watts when the heating is at the minimum. The voltage is 220 voltage. What are the current and the resistance in each case? ठीक है, पहले पावर लिख दो आप भाई, जो दिया है वो लिख दो। कितना दे रखा है? 840 वाट लिख डाला है यहाँ पर। V1 देखो कितना है यहाँ पर? 220 वोल्टेज है। अब वो लिख दो 220 वोल्टेज। यही ऐसा है कि ऐसा साथ साथ में यहाँ पे भी बनाते जाओ आप, क्योंकि दो केस है यहाँ पर। इसकी भी बात करेंगे, ये नंबर 1 नमूना है, और इसकी भी बात करेंगे, ये नंबर 2 नमूना है। तो एक जगह बात इसकी कर रहे हैं, एक जगह बात किसकी कर रहे हैं? इसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो P1 840 लिखा, P2 कितना लिखा? 360 लिखा, क्योंकि इसकी बात करनी है ना साथ साथ में। V1 यहाँ पे 220 लिखा, यहाँ पे V2 क्या लिखा? 220। दोनों सेम है वोल्टेज। तो I1 यहाँ ढूंढना है, यहाँ पर I2 ढूंढना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर I1 ढूंढा, इस तरीके से हमने यहाँ पर I2 ढूंढा। कैसे ढूंढा? देखो यहाँ पर P1 कितना डाल दिया? 840। V1 कितना डाला? 220। I1 का I1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, 0 0 यहाँ पर कट हो जाएगा। अब 84 है, 22 है, 2 11 जा, 2 42 जा। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42/11 एम्पियर। क्या आंसर आ गया बच्चों? 3.81 एम्पियर। ठीक है, दिस इज योर I1। यहाँ पर हम I2 निकालते हैं, फिर इन दोनों पे आते हैं। ठीक है, सो P2 इज इक्वल टू V2 I2। पावर 2 कितना देगा? 360। V2 220। I2 ढूंढना है सर, 0 0 काट डालेंगे। I2 क्या हो जाएगा? 36/22। 36/22 मतलब 2 11 जा 22, 2 18 जा 36। तो I2 कितना हो जाएगा? 18/11 एम्पियर। I2 का आंसर कितना आ गया बच्चों? 1.63 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से हमने I2 ढूंढा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले? देखो ये I1 पता चल गया आपको, और R1 ढूंढना है। अभी क्या ढूंढना है? R1। क्योंकि V1 कितना था हमारे पास? 220, जो हमने लिख दिया। I1 हमारे पास कितना था? ये हमने 3.81 लिख सकते थे, पर क्यों डेसिमल की मगजमारी करे, इसलिए फिर हमने 42/11 एम्पियर लिख दिया वहां पर, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है ना। तो 220 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42/11 इंटू R1। ठीक है, अब 11 ऊपर जाएगा। अब जब 11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 42। 2 इंटू 21, 2 इंटू 110। आंसर क्या निकल गया? 1210/21 ओम। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द R1। Okay, the same way we have done for the another one which is over here। V2 is equal to I2 R2। V2 220 पता है, I2 आपने यहाँ से ले लिया, और R2 आपको ढूंढना है। सो R2 ढूंढेंगे, 11 ऊपर चला जाएगा, 220 इंटू 11, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 18। 2 9 जा 18, 2 1 1 0 जा 220। इसको सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया? 1210/9 ओम। ठीक है, यहाँ पर आ गया R2 इज इक्वल टू 134.3 ओम। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द 8th वन। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हमारे घर पे जो बिल आता है ना बच्चों, यूनिट में आता है। 220 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, और हर यूनिट का गवर्नमेंट हमसे पैसा लेता है, लेगा, क्योंकि सर्विसेज भी है, गवर्नमेंट है, टॉरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, सो 1 यूनिट को आप हमारी फिजिक्स की भाषा में बोल सकते हो 1 किलोवाट आवर। 1 किलो का मतलब पता है आप लोगों को? 1000 होता है। ठीक है, कई लोगों को पता नहीं है, पर इंस्टाग्राम पे लोग नहीं बोलते 10K फॉलोअर्स, मतलब क्यों होता है 10 किलो फॉलोअर्स। अगर वो बोलते 10K सब्सक्राइबर्स मतलब 10 किलो सब्सक्राइबर्स। साउंड अजीब, बट ठीक है, अभी यही है। 1000 वॉट इंटू क्या है बच्चों? आर। ठीक है, सो 1000 वॉट आ रहे हैं यहाँ पर, तो 1000, और बेटा यहाँ पर हमने क्या किया है? आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है। सो 1000 वॉट आर की जगह यहाँ पर हो जाएगा 1000 इंटू 3600 वॉट सेकेंड्स। नाउ क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें आंसर किस में मिलना चाहिए? जूल में। अब जूल में आंसर ढूंढने के लिए हमने मेहनत की है। क्यों पता है? क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है बच्चा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर को हम 1 वॉट बोलते हैं। 1 वॉट इज इक्वल टू वर्क डन कितना है? 1 जूल, डिवाइडेड बाई कितना है? 1 सेकेंड। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है,
तो 1 सेकेंड इंटू 1 वॉट क्या हो जाएगा, जूल। तो हमने वॉट इंटू सेकेंड को क्या कर दिया है, जूल कर दिया है। 36 36 3 0 2 0 5 0 3.6 6, क्योंकि यहाँ से गिनने का ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से कमर्शियल यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट आपको पता चल गया। अब देखो गिनते कैसे है, सवाल कैसे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, पहले आपका काम क्या है, आप उसको पहले किलो वाट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ तो मैंने नहीं किया है, बट आप कर लो। तो क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 किलोवाट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 8 घंटे यूज़ करता है इंसान एक दिन में। वो जो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है वो एक दिन में, इससे क्या कर सकते हो आप, अमेजोन पे मान लो कुछ परचेस करना है तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि मेरे 2 महीने का बिल क्या आने वाला है अगर मैं इसको कितना आर यूज़ करता हूँ। तो मान लो कि मुझे एक लाइट खरीदनी है और लाइट का अगर मुझे पता है कि उसका कितना वॉट का है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अगर मैं इसको एवरीडे 5 आवर्स यूज़ करूँगा तो उसका बिल क्या आएगा। इट्स अ वेरी रियल लाइफ एप्लीकेबल थिंग फॉर यू गाइज। तो an electric refrigerator rated 400 watts, तो that would be like 0.4 kilowatt, operates 8 hour per day, मतलब एक दिन में 8 घंटे, ठीक है। what is the cost of the energy to operate it for 30 days, 30 दिन की बात कर रहे, एक दिन में 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे, कितना दिन इसको इस्तेमाल करना है, 30 दिन। तो कितने दिन हो गए बच्चों, मतलब कितने घंटे हो गए, 8 इंटू 30 कितने हो गए बच्चों, 240, राइट। तो मुझे करना क्या है यहाँ पर मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटा मैंने लिख दिया पावर कितना है यहाँ पर दे रखा है पावर 0.4 किलोवाट, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर कितना टाइम टोटल है, 240 आवर्स, ठीक है। अब आपको ढूंढना है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों पावर इंटू टाइम। क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, पावर इंटू, कहाँ से आया, ये पावर से ही आया है। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डन ही एनर्जी है, तो टाइम ऊपर चला जाएगा, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम बनेगा, ठीक है। तो एनर्जी मतलब पावर लिख दिया, टाइम लिख दिया, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर कितना है बच्चों हमारे पास 0.4, टाइम कितना है हमारे पास 240, 0 और ए निकल जाएंगे, 4 इंटू 24 एंड यू विल गेट दिस आंसर 96 यूनिट्स। कितना मिल जाएगा आपको, 96 यूनिट्स। अब 96 यूनिट्स आ गया। अब मैं आपको ये भी समझा कि मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने वही चीज़ यहाँ पर की, बस पावर को वॉट में रहने दिया 400 वॉट्स, टाइम मैंने यहाँ पे 240 ले लिया, आंसर आ गया 96,000 वॉट। फिर मैंने 3 जीरो को किलो में कन्वर्ट कर दिया और 96 किलो वाट आर बोल सकते हो, 96 यूनिट्स बोल रहे हो। मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। इधर यहाँ से ये वाला इरेज कर देते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए हम लोग साथ साथ, ठीक। अब वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट कितना रुपया ले रहा है, 1 किलो वाट आर का कितना ले रहा है, 3 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96, सो द आंसर इज 288 रुपीज़ लगेंगे। उसका बिल कितना आएगा, 288 रुपीज़ का आएगा। ये एनर्जी इक्वल टू पावर इन टाइम कैसे, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इन टाइम, ये मैंने फॉर्मूला 11 बता दिया, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल। तो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर। मैंने पूरी कोशिश की है कि हम इसको कम से कम समय में ले जाए, बट इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि किस तरीके से हम बहुत अच्छे अच्छे PYQs मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर विल डिस्कस और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे से अच्छे PYQs हम CBSE के करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।